नमस्ते। आज हम अर्थशास्त्र की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी और सबसे ज्यादा चर्चित विषय को समझेंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या एक छोटा सा काम जैसे किसी के लॉन की घास काटना हमें पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बता सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही सरल और बुनियादी विचार में छिपा है। एक ऐसा विचार जो किसी भी अर्थव्यवस्था में हर खरीदार और हर बेचने वाले को एक दूसरे से जोड़ता है। और वो सरल नियम ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आमदनी हमेशा खर्च के बराबर होती है। जरा सोचिए, जब भी कोई कुछ खरीदता है तो वो पैसा किसी और की जेब में जाता है, मतलब किसी की आमदनी बनता है। हर एक रुपए का खर्च किसी दूसरे के लिए 1 रुपए की आमदनी है। और यही वो चाबी है जिससे हम पूरे देश की आर्थिक सेहत का ताला खोल सकते हैं। तो चलिए अब इसी छोटे से आइडिया को बड़े पैमाने पर लागू करते हैं और जीडीपी की जो आधिकारिक परिभाषा है उसे समझते हैं। ये किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि को मापने का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक पैमाना है। तो जीडीपी की परिभाषा है एक तय समय में किसी देश के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। अब देखिए, ये परिभाषा बहुत ही सधे हुए शब्दों में है और इसका हर एक शब्द, हर एक हिस्सा बहुत मायने रखता है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो बाजार मूल्य का मतलब है हम बाजार की कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। सभी का मतलब है कि देश में कानूनी तौर पर जो कुछ भी बना और बिका सब शामिल है। अंतिम ये शब्द बड़ा जरूरी है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ आखिरी प्रोडक्ट को गिनते हैं, उसे बनाने में लगे बीच के हिस्सों को नहीं। जैसे हम टायर को अलग से नहीं गिनते, बल्कि पूरी कार की कीमत में ही उसे शामिल कर लेते हैं। इसमें सामान भी है और सेवाएं भी, मतलब एक ब्रेड का पैकेट भी और डॉक्टर की सलाह भी। और हाँ, ये सिर्फ इसी साल बने सामान पर लागू होता है, किसी पुरानी सेकेंड हैंड कार की बिक्री पर नहीं। और ये सब कुछ देश की सीमाओं के अंदर होना चाहिए और एक तय समय के लिए होता है, आमतौर पर 1 साल या 3 महीने। तो आप समझ गए होंगे कि नियम कितने साफ हैं। एक कॉन्सर्ट का टिकट गिना जाएगा, लेकिन घर पर किया गया काम या पुरानी कार की बिक्री नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो जीडीपी है, ये सारी आर्थिक गतिविधि आती कहाँ से है? इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए अर्थशास्त्री जीडीपी को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। और ये रहा वो मशहूर समीकरण y = C+I+G+NX। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक बुनियादी पहचान है। यहाँ y का मतलब है जीडीपी और ये बाकी 4 चीज़ों का जोड़ है, जो कि 4 अलग-अलग तरह के खर्च हैं। अब जरा असल दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये 2021 का अमरीकी जीडीपी डेटा है। साफ साफ देखा जा सकता है कि y यानी कुल जीडीपी लगभग $23 ट्रिलियन है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? C यानी कंजम्पशन का, जो कुल जीडीपी का लगभग 68.5% है। मतलब आम लोगों का खर्च ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। तो ये CIGNX हैं क्या? C मतलब कंजम्पशन, यानी हम और आप जैसे लोग जो सामान और सेवाओं पर खर्च करते हैं। I मतलब इन्वेस्टमेंट, इसमें कंपनियां जो मशीनें खरीदती हैं या जो नए घर बनते हैं वो सब आता है। G मतलब गवर्नमेंट परचेजेस, यानी सरकार जो भी सामान और सेवाएं खरीदती है, जैसे सड़कें बनाना। और आखिर में NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स, जो कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाकर निकाला जाता है। ठीक है, अब एक पेच है। सोचिए अगर देश में उत्पादन उतना ही रहे, लेकिन हर चीज की कीमत बढ़ जाए, तो क्या होगा? जीडीपी का आंकड़ा तो बढ़ जाएगा, पर क्या इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम इस महंगाई के असर को कैसे हटाएं? इसका हल निकालने के लिए अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी को 2 तरीकों से मापने का रास्ता निकाला, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम आज की यानी करंट कीमतों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। वहीं रियल जीडीपी में हम किसी 1 साल की कीमतों को फिक्स कर देते हैं और उसी पर उत्पादन को मापते हैं। इससे महंगाई का असर हट जाता है और हमें सिर्फ उत्पादन में हुए असली बदलाव का पता चलता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ पिज्जा और चॉकलेट बनते हैं। 2021 में नॉमिनल जीडीपी $7,000 था। 2022 में यह बढ़कर $10,000 हो गया। अरे वाह, 42.9% की बढ़ोतरी। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी ग्रोथ है? ध्यान से देखें तो पिज्जा और चॉकलेट दोनों की कीमतें भी बढ़ी हैं। अब जादू देखिए, अगर हम 2022 के उत्पादन को भी 2021 की कीमतों से ही गुणा करें तो रियल जीडीपी आता है $9,000।
अब अगर हम ग्रोथ निकालें तो वो आती है 28.6%। देखा, कीमतों का असर हटाने के बाद हमें अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर दिखी। असल आर्थिक विकास यही 28.6% है, 42.9% नहीं। तो रियल जीडीपी, खासकर प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी, किसी भी देश के जीवन स्तर को मापने का सबसे आम तरीका बन गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ आर्थिक उत्पादन ही हमारी खुशहाली का सबसे अच्छा पैमाना हो सकता है? ये सवाल कोई नया नहीं है। 1968 में सेनेटर रॉबर्ट केनेडी ने एक बहुत ही मशहूर भाषण में कहा था कि जीडीपी सब कुछ मापता है सिवाय उन चीज़ों के जो जीवन को जीने लायक बनाती हैं। और उनकी बात में बहुत दम था। सोचिए, जीडीपी हमें ये नहीं बताता कि हमारे पर्यावरण की हालत कैसी है या हमारे पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए कितना वक्त है। ये घर पर की जाने वाली देखभाल या समाज में आय के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहता। तो सवाल फिर वही है, अगर जीडीपी में इतनी खामियां हैं, अगर ये एक अधूरा पैमाना है, तो फिर पूरी दुनिया की सरकारें और अर्थशास्त्री इस एक आंकड़े पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा जीडीपी भले ही खुशहाली की गारंटी ना हो, पर यह उन चीज़ों को हासिल करने की क्षमता ज़रूर देता है जो एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी हैं। उदाहरण के लिए इस चार्ट को देखिए। जिन देशों का प्रति व्यक्ति जीडीपी ज़्यादा है, वहाँ लोगों की औसत उम्र भी ज़्यादा होती है। यही पैटर्न हमें शिक्षा में भी देखने को मिलता है। जो देश आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं, वो अपने नागरिकों को बेहतर और ज़्यादा सालों की स्कूली शिक्षा मुहैया करा पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब लोगों से पूछा जाता है कि वो अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, तो वहाँ भी एक ट्रेंड दिखता है। ज़्यादा जीडीपी वाले देशों के लोग आमतौर पर अपने जीवन से ज़्यादा संतुष्ट पाए जाते हैं। तो असली बात यह है, जीडीपी खुद में खुशहाली का पैमाना नहीं है, लेकिन ये हमारी उस क्षमता को ज़रूर मापता है जिससे हम एक अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी माहौल बना सकते हैं। यह हमें अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल पाने की ताकत देता है। तो अगली बार जब खबरों में जीडीपी के आंकड़े देखें तो ये सवाल ज़रूर सोचिएगा। जीडीपी हमारे उत्पादन की कीमत तो मापता है, लेकिन क्या ये उन चीज़ों को भी मापता है जो हमारे जीवन को वाकई कीमती बनाती हैं? इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।